क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो 21 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इंडिका के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, मेगास्थनीज, चाणक्य, चंद्रगुप्त। तो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से किस विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना जाता है? गंधर्व विवाह को, प्रजापात्य विवाह को, आर्ष विवाह को, ब्रह्म विवाह को। तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना जाता है। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है? 16, 18, 20 या फिर 22। तो बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, वर्नियर कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का, पुर्तगाल का, जर्मनी का या फिर इटली का? तो जो वर्नियर था वो फ्रांस का निवासी था, फ्रांस का रहने वाला था। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? कमेंट करेंगे। 1915, 1916, 1917, 1918। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे। ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है, विजयनगर की स्थापना कब की गई थी? 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में। तो विजयनगर की स्थापना की गई थी 14वीं शताब्दी में। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, भारत में पहली सवारी गाड़ी का परिचालन शुरू हुआ? 1850, 1875, 1900, 1853। तो भारत में पहली सवारी गाड़ी का परिचालन शुरू हुआ था 1853 में। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1941, 1942, 1943, 1944। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद में है खंड खा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। तो प्रत्येक उत्तर के लिए 2 अंक आपको मिलेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की? तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। अग्रहार क्या था? मंदिर एवं मठों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती है? अग्रहार कहलाती है। मंदिरों एवं मठों को दान दी गई भूमि अग्रहार कहलाती थी। इसके बाद है, अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की। किसने किया? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी में 4000 से अधिक व्याकरण नियम निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्तूप किसे कहते हैं? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के कुछ अवशेष तिलों में सुरक्षित रखे गए थे। इसी तिल को स्तूप कहा जाता है। यानी बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के कुछ अवशेष तिलों में सुरक्षित रखे गए थे। इसी तिल को स्तूप कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन था? पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य जी थे। कौन थे? वल्लभाचार्य जी।
इसके बाद में है खंडगा लघु उत्तरीय प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है गुरु नानक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी यानी अब ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। वे बचपन से ही आध्यात्मिक और ज्ञान की ओर आकर्षित थे। गुरु नानक ने जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाई और मानवता, समानता और प्रेम का संदेश दिया। ठीक है, आगे है उनके उपदेश नाम जपो यानी ईश्वर का स्मरण, किरत करो यानी ईमानदारी से काम करो और वर्ण छको यानी दूसरों के साथ बांटकर खाओ पर आधारित थे। उन्होंने यात्रा करके भारत, तिब्बत, अरब और फारस के विभिन्न स्थानों में से अपने विचारों का प्रचार किया। गुरु नानक ने लंगर की परंपरा शुरू की, जिसमें हर व्यक्ति को जाति और धर्म के भेदभाव के बिना भोजन कराया जाता है। उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है, जिसे सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। गुरु नानक का जीवन और उनके उपदेश आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर प्रश्न है पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रमुख कारणों का विवरण संक्षेप में दीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 मराठों और अहमद शाह अब्दाली यानी अफगान शासक के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। ठीक है, पहली हेडिंग है उत्तर भारत पर नियंत्रण। मराठों ने मुगलों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर उत्तर भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया, जिससे अन्य शक्तियों को खतरा महसूस हुआ। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अब्दाली ने भारत पर कई बार आक्रमण किए और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मराठों ने इसे चुनौती दी, जिससे संघर्ष अनिवार्य हो गया। इसके बाद तीसरा है सामरिक महत्व के क्षेत्र। पंजाब और दिल्ली जैसे क्षेत्रों पर अधिकार के लिए मराठों और अब्दाली के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी। भारतीय राज्यों का विरोधाभास। कई भारतीय राजाओं और नवाबों ने मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अब्दाली का साथ दिया। विशेष रूप से सिराजुद्दौला और रुहेला ने अब्दाली का समर्थन किया। धार्मिक और सांस्कृतिक तनाव। मराठों ने हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, जबकि अब्दाली ने इसे इस्लाम के लिए खतरा माना और इसे रोकने के लिए युद्ध छेड़ा। इसके बाद में है अगला प्रश्न 18 नंबर है विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसकी स्थापना हरियर और बुक्का ने की। इसकी राजधानी विजयनगर हम्पी थी। साम्राज्य की राजनीति चारों वंशों में विभाजित थी। साम्राज्य की राजनीति 4 वंशों में बटी हुई थी। पहला था संगम वंश। हरियर और बुक्का ने इसे स्थापित किया और देवराय प्रथम और द्वितीय ने इसे मजबूत किया। सालू वंश। कमजोर प्रशासन के बाद सत्ता का स्थानांतरण हुआ। तुलु वंश। कृष्णदेवराय के शासन में साम्राज्य ने स्वर्ण युग देखा। इसके बाद आर्युद वंश यानी तालीकोटा के युद्ध के बाद साम्राज्य कमजोर हो गया। 1565 में दक्कन के सल्तनतों से हार के बाद साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, लेकिन इसने दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान को सहेजने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर। जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। जमींदार लोग अपनी जिम्मेदारियों पर विभिन्न तरीकों से नियंत्रण बनाए रखते थे। पहला था कृषि और लगान व्यवस्था। जमींदार किसानों ने से नियमित रूप से लगान कर वसूलते थे। वह यह सुनिश्चित करते थे कि सभी किसान समय पर कर चुकाएं। फिर दूसरा है सेना और निजी बल। जमींदारों के पास अपनी निजी सेना या लड़ाके होते थे, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने और विद्रोह को दबाने में मदद करते थे। स्थानीय प्रभाव। जमींदारों का स्थानीय समाज और पंचायतों पर गहरा प्रभाव रहता था। वह स्थानीय विवादों का निपटारा करके अपनी पकड़ मजबूत रखते थे। इसके बाद आर्थिक प्रभुत्व। जमींदार अक्सर गांव के सबसे धनी व्यक्ति होते थे, जिससे उनका प्रभाव अधिक रहता था। तो पांचवा है राजनीतिक संबंध। जमींदार प्रांतीय शासकों या साम्राज्य के अधीनस्थ रहते हुए उनके आदेशों का पालन करते थे, जिससे उनकी स्थिति बनी रहती थी। इसके बाद 20 नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतपुर में हुआ, जब जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई गई। रूलेट एक्ट के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। यह बाग चारों तरफ से बंद था, जिसमें केवल एक संकरा प्रवेश द्वार था। जनरल डायर ने बिना चेतावनी के अपनी सैनिक टुकड़ी को आदेश दिया और लगभग 10 मिनट तक गोलीबारी की गई। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को तेज कर दिया। इसके आगे लिखेंगे, यह कांड
ब्रिटिश शासन की क्रूरता और अन्याय का प्रतीक बन गया। इसने महात्मा गांधी समेत कई नेताओं को स्वतंत्रता के लिए अहिंसात्मक आंदोलन की प्रेरणा दी और भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। इसके बाद अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? तो महात्मा गांधी को लगता था कि हिंदुस्तानी भारत की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए क्योंकि यह भारत के विभिन्न हिस्सों में बोली और समझी जाती थी। गांधी जी का मानना था कि एक साझा भाषा राष्ट्रीय एकता का आधार बन सकती है। हिंदुस्तानी सरल, सहज और जनसाधारण की भाषा थी जो सभी वर्गों और समुदायों को जोड़ने की क्षमता रखती थी। इसके माध्यम से लोग आसानी से संवाद कर सकते थे और स्वतंत्रता आंदोलन को भी मजबूती मिलती। गांधी जी ने इसे भारतीय संस्कृति और बहुलता के प्रतीक के रूप में भी देखा। इसके बाद में खंड क्या है, घा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो 22 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन एवं कारणों का उल्लेख कीजिए अथवा मेगास्थनीज पर टिप्पणी लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 23 नंबर है, सांची का स्तूप कला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहाँ तक सहायता मिलती थी अथवा सूफीवाद के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसके बाद अथवा करके दिया है, विजयनगर साम्राज्य के शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। फिर है खंड अंगा, इसमें 10 ऐतिहासिक तिथियां हैं, 1-1 नंबर की। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो 10 ऐतिहासिक तिथियां हैं, 1-1 नंबर की। चलिए इसको देख लेते हैं। 325 में दक्षिण भारत में पल्लव वंश की स्थापना। 335 में चंद्रगुप्त प्रथम का निधन। 335 समुद्रगुप्त मगध गद्दी पर बैठा। 375 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्यारोहण हुआ। 399 फैहान का भारत में आगमन और 414-15 में कुमारगुप्त का राज्यारोहण। इसके बाद आगे देखेंगे क्या है, 455 में स्कंदगुप्त का राज्यारोहण। फिर 455 में हुडो का प्रथम आक्रमण। फिर है 460 में स्कंदगुप्त ने हुडो को पराजित किया था। इसके बाद 467 में स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई थी। फिर 26 नंबर प्रश्न है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर देखेंगे वह स्थान जहाँ 1872 में कूका विद्रोह हुआ, ये अलवर था राजस्थान का। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वो अमृतसर। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ इलाहाबाद। वह स्थान जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है प्रयागराज। 6ठी शती ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी? राजगृह में स्थित थी। ठीक है।